नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 29 का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। आपका मॉड्यूल डी एडवांस बैंक मैनेजमेंट में यूनिट 29 है टर्म लोन से रिलेटेड। तो टर्म लोन का हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट बनाया था हमने, उसमें कवर किया था टर्म लोन, जो कैपिटल गुड्स एक्विजिशन के लिए हम देते हैं। इसके बाद बात की थी हमने वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में, अगर सीसी का कोई रेगुलर पोर्शन है उसके लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दे सकते हैं। फिर हमने बात की थी आपसे डेफर्ड पेमेंट गारंटी के बारे में, माना कोई कैपिटल एक्विजिशन करना है और पार्ट्स में पेमेंट करना है, रिस्क कम करनी है, तो डेफर्ड पेमेंट गारंटी के थ्रू जा सकते हैं। फिर हमने प्रोजेक्ट लोन के अप्रेजल की बात की थी, टर्म लोन और प्रोजेक्ट लोन के अप्रेजल में क्या डिफरेंस है। और प्रोजेक्ट लोन में हमने बात की थी मैनेजरियल जो अप्रेजल होता है, टेक्निकल अप्रेजल होता है या इकोनॉमिक अप्रेजल होता है, उसमें क्या क्या बैंक को ध्यान रखना पड़ता है। इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट लोन है उसमें अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट में कवर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, देखिए, माना कोई रोड प्रोजेक्ट कंपनी बना रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर जनरेट हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। माना ब्रिजेज बन रहे हैं, पावर सेक्टर में कुछ काम हो रहा है या टेलीकम्युनिकेशन में कोई काम हो रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंस में ये इंफ्रा प्रोजेक्ट है। देखिए, समझिए, जैसे ब्रिज बन रहा है, अभी शहर में माना ट्रैफिक का लोड ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, ब्रिजेज बना के उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये ना सिर्फ कंपनीज के लिए, बैंकों के लिए बेनिफिशियल है, ये कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी है। अब आप समझिए, अगर आपके पास अच्छे रोड्स नहीं होंगे तो क्या कोई कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है? जब रोड अच्छे नहीं होंगे तो फैक्ट्रीज काम नहीं करेंगी, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें इससे आती हैं। तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, रोड प्रोजेक्ट, ब्रिजेज, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, अब आप देखिए, टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास पहले ऑप्शंस क्या थे, या तो हमारे पास में एयरटेल का नेटवर्क होता था, ठीक है, या हमारे पास नेटवर्क किसका था, वोडाफोन आइडिया का। अभी जब से जियो आ गया, जियो ने टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, और जिन कंपनियों के पास में लिक्विडिटी कम होती है उनको बैंक से फाइनेंस की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेक्टर जो है सारे हमारे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं। डिस्टिंक्ट फीचर कैसे हैं, मैं नीचे ले लेता हूं आपको, और यहां से हम देखते हैं इसके डिस्टिंक्ट फीचर क्या हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड एक्सेप्शनली लॉन्ग होता है। एक्सेप्शनली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, डेवलपमेंट पीरियड जो इनका होता है वो काफ़ी लंबा होता है। आप समझिए, एक रोड प्रोजेक्ट बनना है, उसको हो सकता है 5 साल लग जाएं, और फिर इसमें रिकवरी करने में 30 से 40 साल लग जाएं। आप देखते हैं, माना कोई रोड प्रोजेक्ट बना है तो उस पर 30 साल का टोल दे दिया। इस तरह का जो गेस्टेशन पीरियड होता है इनका, जो बनने में इसको लगने वाला टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है। माना एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट में हो सकता है 15 साल लग जाए उसको बनने में। अब आप समझिए उसके रीपेमेंट में और पेबैक पीरियड में कितना टाइम लगेगा। लॉन्ग पेबैक पीरियड रहता है, जब इसको बनने में इतना समय लगेगा तो पेबैक भी धीरे धीरे आएगा इसमें, मतलब इंस्टेंट पेमेंट नहीं आएगा, पेबैक भी बलूनिंग करना होता है, पहले कम पेबैक आता है फिर ज़्यादा आएगा, तो इसका पेबैक पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है। और सबसे बड़ी बात है, इनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई होता है, यानी यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा होगा, इक्विटी कम होगी और डेट ज़्यादा होगा। अब आप समझिए, अगर 10,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसमें कितनी इक्विटी प्रमोटर ला सकता है, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, इससे ज़्यादा इक्विटी वो क्या लाएगा। तो डेट जो मैक्सिमम पोर्शन रहेगा उसमें डेट का रहेगा। और डेट जो है बैंक क्यों देती हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इनको आगे बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए ये जो इनके डिस्टिंक्ट फीचर हैं उनको साथ लेते हुए ही बैंकों को चलना होता है, और आरबीआई भी उसकी परमिशन देती है, ठीक है।
अब आगे देखेंगे, वाइल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर सेम एज इन्वॉल्व इन ए नॉर्मल प्रोजेक्ट, देयर आर सम एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एज हाईलाइटेड इन द आरबीआई गाइडलाइन। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अप्रेजल वैसे ही होता है, परंतु आरबीआई ने कुछ स्पेशल गाइडलाइंस इनके लिए दे रखी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आपको करना है तो कुछ और फाइनेंसिंग इसमें दी हुई है, एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग की फैसिलिटी दी हुई है। जैसे हम बात करें टाइप ऑफ फाइनेंसिंग की बात करते हैं, देखिए यहाँ आ जाते हैं किस तरह की फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बैंक में एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी बाई वे ऑफ, देखिए कैसे दे सकते हैं बैंक, पैसा कैसे दे सकते हैं, या तो बैंक वर्किंग कैपिटल देंगे, या टर्म लोन देंगे, या प्रोजेक्ट लोन देंगे, या इनके बॉन्ड और डिवेंचर को सब्सक्राइब करेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर्स लेंगे, इनसे इक्विटी शेयर्स एक्वायर करेंगे एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस पैकेज। ये पूरा पैकेज बनता है जिसको हम डीम्ड एडवांस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो या तो बैंक वर्किंग कैपिटल देंगे, टर्म लोन देंगे, प्रोजेक्ट लोन देंगे, बॉन्ड डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर लेंगे, पूरा पैकेज है, इसको हम डीम्ड एडवांस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग के कुछ नए मैकेनिज्म भी हैं। एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, देखिए 5 फॉर्म दी हुई हैं यहाँ पे, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर, जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन फॉर्म्स के थ्रू भी बैंक के पैसा देती हैं। सबसे पहला है टेकआउट फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सपोर्ट मैकेनिज्म। टेकआउट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, ओरिजिनल लोन को रिप्लेस करना, एक ने लिया वहाँ से टेकआउट कर लिया, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने, वहाँ से तीसरे ने कर लिया। मैं आगे डिटेल में चर्चा करूँगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से मैकेनिज्म है। दूसरा है इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, एक इंस्टीट्यूट की दूसरी इंस्टीट्यूट गारंटी दे रहा है, यानी एनबीएफसी से लोन दिया तो बैंक उसकी गारंटी दे देगा, बैंक गारंटी इशू कर देगा। फिर कई केसेस में प्रमोटर्स की इक्विटी को भी बैंक फाइनेंस करते हैं। हालांकि आरबीआई का भी कहना है कि प्रमोटर की इक्विटी प्रमोटर के हिस्से से ही आनी चाहिए, पर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, प्रमोटर कितनी इक्विटी ला सकता है, अगर प्रोजेक्ट की साइज बहुत बड़ी है तो ऐसे केसेस में प्रमोटर की इक्विटी को भी बैंक फाइनेंस करता है। इसके अलावा पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट के लिए के थ्रू भी बैंक पैसा देता है। और 5वां है कॉस्ट ओवररन, यानी कि अगर कॉस्ट ओवररन हो रही है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो 1100 करोड़ तक पहुंच गया तो 100 करोड़ भी बैंक को ही फाइनेंस करना पड़ेगा। इस तरह से ये फैसिलिटीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को खास तौर पे मिलती हैं। अब एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेकआउट फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सपोर्ट। देखिए, टेकआउट का मतलब क्या होता है। टेकआउट का मतलब है कि ओरिजिनल लोन को रिप्लेस करना दूसरा लोन लेकर। अब कैसे, आप समझिए 15 साल का माना लोन हुआ, 15 ईयर का लोन हुआ, इसमें से फर्स्ट 3 ईयर का जो लोन है, फर्स्ट 3 ईयर जो लोन है वो तो समझो एसबीआई ने दिया, 4 to 7 ईयर्स इसको दूसरे इंस्टीट्यूशन ने टेकआउट कर लिया, ठीक है। 7 से फिर 15 साल तक एक तीसरा इंस्टीट्यूशन आ गया बीच में, उसने इसको टेकआउट कर लिया, यानी कि एसबीआई की जो लायबिलिटी है वो 3 साल में यहाँ खत्म हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे मैं बताऊंगा। टेकआउट फाइनेंसिंग स्कीम एम टू परचेज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन गिवन बाई कमर्शियल बैंक फ्रॉम देयर बुक्स बाई स्पेशली क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, हेंस कमर्शियल बैंक नीड नॉट होल्ड सच लोन्स एज दे हैव लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। सबको पता है इनका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड है, वो बहुत लंबा होता है। तो बैंक 15 साल तक इसमें फंसा नहीं रह सकता, क्योंकि बैंक की अपनी लिमिटेशन है। बैंकों का काम बेसिकली क्या है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, देखिए सारा पैसा अगर प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे, इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगा देंगे, तो बैंकों को इंडिविजुअल्स को फाइनेंस करने के लिए, एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो बैंकों को यहाँ टेकआउट फाइनेंसिंग में क्या फ़ायदा होता है, माना बैंक ने 3 साल का लोन दे दिया, 3 साल के बाद माना इसको आईडीएफसी ने परचेज कर लिया, आईडीएफसी ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो क्या होगा, बैंक इससे 3 साल में फ्री हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंकों ने अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, जो आरबीआई कहता है कि भाई आप कंट्री की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करिए, तो बैंक ने अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया इसमें, और 3 साल के बाद बैंक इससे फ्री भी हो गया। ये दोनों फायदे मिलते हैं। आगे देखते हैं, टेकआउट फाइनेंसिंग स्कीम मीन्स ए लॉन्ग टर्म lending institution in the infrastructure side like IDFC is purchasing the infrastructure loan sanction given by the commercial bank from its book. This will relieve the commercial bank from locking asset for a long term manner. माना 3 साल का SBI ने लोन दिया और 3 साल के बाद इसको IDFC ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर मतलब टेक आउट कर लिया। तो आईडीएफसी इसको रखता है 4 से 7 साल तक समझो, फिर आईडीएफसी से किसी ने ले लिया 7 से 15 साल तक, माना ये 15 साल का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये पहले से प्री डिफाइंड टर्म्स के हिसाब से इसको टेक आउट करते रहते हैं। तो बैंक के 3 साल में फ्री हो गई इससे। अब देखिए,
टेकआउट फाइनेंसिंग ऑफर्स ए विंडो टू बैंक टू टेकआउट फाइनेंसिंग ऑफर्स ए विंडो टू द बैंक टू फ्री देयर बैलेंस शीट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेंड टू न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए 3 साल में माना एसबीआई इससे फ्री हो गया, अब यहाँ पैसा फ्री हो गया तो वो नए प्रोजेक्ट को लोन दे सकता है। एंड आल्सो एनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी पोजीशन। एसेट लायबिलिटी पोजीशन का मतलब क्या है, आप जानते हैं जब 15 साल का या 30 साल का लोन देंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिसमैच की पोजीशन खड़ी हो सकती है। देखिए डिपॉजिटर्स जो पैसा देते हैं बैंकों को वो 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का मैक्सिमम। आजकल लॉन्ग टर्म में वैसे भी पैसा मिलना मुश्किल होता है। अब डिपॉजिटर अगर 1 साल का उसने डिपॉजिट किया और 2 महीने के बाद वो पैसा बैंक से विड्रॉ करने आता है तो 2 महीने के बाद ही बैंक को उसको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे में लिक्विडिटी का मिसमैच नहीं हो, ये भी बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में टेकआउट फाइनेंसिंग से क्या होगा, बैंक को पैसा टाइम से मिल जाएगा और ये लिक्विडिटी जो मैनेजमेंट करना होता है, एएलएम कमेटी, एल्को कमेटी जिसको कहते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, उसकी भी दिक्कत नहीं बढ़ेगी। In other words, takeout financing enables financing longer term project with medium term firm। मीडियम टर्म के लिए जो पैसा मिला है, ये जो पैसा मिला है उससे लॉन्गर टर्म के प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 साल में, 5 साल में आपका पैसा फ्री हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये टेकआउट फाइनेंसिंग का फायदा होता है। आगे देखेंगे, द लोन्स आर टेकन आउट बाई अदर बैंक एज पर टर्म्स एग्री टू बिटवीन देम। जैसा मैंने बताया प्री स्पेसिफाइड स्टेज होती हैं कि 3 साल ये बैंक रखेगा तो अगले 3 साल ये इंस्टीट्यूशन रखेगा, परंतु यहाँ 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट साइज है वो 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, तभी टेकआउट फाइनेंसिंग उसमें प्रोसीजर लगेगा। अगर 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसको टेकआउट नहीं कर सकते। हाँ, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसको टेकआउट किया जा सकता है, यानी मिनिमम प्रोजेक्ट साइज जो है 1000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें है कि जो भी इंस्टीट्यूशन टेकआउट करेगा 30% से कम टेकआउट नहीं करेगा। समझिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी आईडीएफसी कहे कि मैं इसमें से 250 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, नहीं, आईडीएफसी को मिनिमम 300 करोड़ रुपया इसमें से लेना होगा। तो 30% का कम से कम टेकआउट होगा, उससे कम का टेकआउट अलाउ नहीं है। ये टेकआउट फाइनेंसिंग की कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी टेकआउट फाइनेंसिंग के बारे में। ये पहला हमने पॉइंट लिया है टेकआउट फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सपोर्ट मैकेनिज्म। अब दूसरा हम इसका प्रोसीजर लेते हैं और किस तरह से पैसा मिल सकता है, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी भी बैंक दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू, इसमें कंडीशन है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% फंडेड शेयर इस प्रोजेक्ट में बैंक का होना चाहिए। बैंक को मिनिमम 5% फंडेड शेयर लेना होगा, तभी वो गारंटी। देखिए माना एक एनबीएफसी ने लोन दिया, ठीक है, एक एनबीएफसी ने लोन दिया, अब इसको बैंक गारंटी चाहिए, तो बैंक गारंटी यहाँ बैंक से मिल सकती है, पर बैंक गारंटी तब दे पाएगी जब उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट में 5% कम से कम हिस्सेदारी हो, फंडेड शेयर हो बैंक का, उस केस में ही बैंक इसको इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी दे पाएगी। तो दूसरा हमारा तरीका क्या होगा, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। तीसरा है हमारा फाइनेंसिंग प्रोमोटर्स इक्विटी। देखिए इसमें आरबीआई ने साफ किया हुआ है प्रोमोटर्स इक्विटी को कैसे फाइनेंस करेंगे। देखिए, बैंक वर एडवाइज दैट द प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड कम फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज। ठीक है, बैंकों को आरबीआई ने एडवाइज किया कि ये जो प्रोमोटर का पैसा है वो उनके ओन सोर्स से आना चाहिए। एंड द बैंक शुड नॉट नॉर्मली ग्रांट एडवांस टू टेक अप द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स बैंक को नहीं लेना है। इन्होंने इनिशियली ऐसा बोला कि जो प्रमोटर की इक्विटी है वो प्रमोटर को लानी है, बैंक को उसमें क्यों पैसा देगा। बट इन व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस अटैच टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसा मैंने बोला इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पैसा देना ही होगा। तो बैंकें पैसा दे सकती हैं और बैंकें पैसा देंगी तो आपको टर्म्स कंडीशंस को लिबरलाइज करना होगा। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा इन एक्सेप्शनल केसेस इट मे बी मेड टू द पॉलिसी फॉर फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ द प्रमोटर शेयर। बैंक प्रमोटर के शेयर को भी फाइनेंस कर सकते हैं। In an existing company which is engaged in implementation or operating an infrastructure project in India, the condition subject to which an exception may be made। देखिए कुछ conditions डाल दी कि इन conditions में आप जो इक्विटी है प्रमोटर की उसको भी आप फाइनेंस कर सकते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं आप देखिए। पहली कंडीशन ये है द बैंक फाइनेंस वुड बी only for acquisition of shares of existing company providing infrastructure facility। Existing the bank finance would be only for acquisition of shares of existing companies providing infrastructure facility। Further acquisition of such shares should be in respect of companies where the existing
फॉरेन प्रमोटर और डोमेस्टिक जॉइंट प्रोमोटर्स वॉलंटरी प्रपोज टू डाइवेस्ट देयर मेजॉरिटी शेयर्स इन कंप्लायंस विद सेबी गाइडलाइंस वेयर एप्लीकेबल। देखिए पहली कंडीशन इन्होंने क्या डाली कि आप इनकी इक्विटी को फाइनेंस कर सकते हैं, परंतु सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोमोटर्स को अपना स्टेक वॉलंटरीली डाइवेस्ट करना होगा। डाइवेस्ट देयर मेजॉरिटी शेयर्स इन कंप्लायंस विद सेबी गाइडलाइंस। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से वे वॉलंटरीली अगर अपना स्टेक डाइवेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या डाली, द कंपनीज टू विच लोन आर एक्सटेंडेड शुड इंटर एलिया हैव ए सेटिस्फैक्ट्री नेटवर्थ। जो कंपनी जिसमें इक्विटी फाइनेंसिंग बैंक कर रही है उसकी नेटवर्थ सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, उसके डायरेक्टर्स कहीं पे भी डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, एक अलग कंडीशन ये डाल दी। अगली कंडीशन इन्होंने डाली 50% से ज़्यादा स्टेक आप फाइनेंस नहीं कर सकते। यहाँ ले लेता हूँ मैं 4 नंबर पॉइंट को, यहाँ से देखिए कि रेस्ट्रिक्टेड बैंक फाइनेंस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द प्रोमोटर्स स्टेक इन द कंपनी बीइंग एक्वायर्ड। 50% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर नहीं करना है ताकि बोरोवर का स्टेक बना रहे उसमें। ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन डाली इन्होंने, ये देखिए इन्होंने कहा है कि शेयर्स के अगेंस्ट में ही फाइनेंस नहीं करना है आपको। सिक्योरिटी क्या लेनी है, एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी। ये प्राइमरी सिक्योरिटी होनी है और ये एडिशनल सिक्योरिटी होनी है। शेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो एडिशनल, द शेयर ऑफ द बोरोअर कंपनी और कंपनी बीइंग एक्वायर्ड मे बी एक्सेप्टेड एज एडिशनल सिक्योरिटी नॉट एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी। तो जो कंपनी की एसेट्स है उसको प्राइमरी सिक्योरिटी बनाना है और ये जो शेयर्स हैं उनको एडिशनल सिक्योरिटी बनाना है। ये एक और कंडीशन डाल दी। उसके बाद एक कंडीशन डाल दी कि 7 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंस नहीं करना है, पीरियड डिफाइन कर दिया 7 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा द फाइनेंसिंग वुड बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 19(2) ऑफ बीआर एक्ट 1949। बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 19(2) को कंप्लायंस करते हुए ही आप उसका स्टेक ले सकते हैं कंपनी में। ठीक है। इसके अलावा देखिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी डाल दी, द बैंक फाइनेंसिंग एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स by the promoter should be within the regulatory ceiling of 40% of net worth of their net worth as on 31st March of the previous year। 40% से ज़्यादा बैंक का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी इंश्योर करना है, चाहे वो फंड बेस हो या नॉन फंड बेस हो, ये भी इंश्योर करना है। और इसके बाद कंडीशन डाली, द प्रपोजल फॉर बैंक फाइनेंस शुड हैव द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड से अप्रूवल इसका होना जरूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस डाल के दी आरबीआई ने कि आप प्रमोटर का इक्विटी फाइनेंस कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेबी की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी की नेटवर्थ सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर नहीं करना है ताकि बोरोवर का स्टेक बना रहे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी लेनी है, प्राइमरी सिक्योरिटी जो है एसेट ऑफ द कंपनी होगी, शेयर्स जो है सेकेंडरी सिक्योरिटी रहेंगे। इसके अलावा बीआर एक्ट के सेक्शन 19(2) को भी कंप्लाइंस में लेना है। बैंक का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके बाद भी, और बैंक से अप्रूव्ड पॉलिसी, अगर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आरबीआई ने कंडीशनल इसमें परमिशन दे दी। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इक्विटी फाइनेंसिंग की, प्रोमोटर्स की इक्विटी फाइनेंस करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो 5 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट में क्या होता है, देखिए आप जानते हैं हिंदुस्तान में बॉन्ड मार्केट बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है। अब बॉन्ड मार्केट, जब देखिए बॉन्ड से पैसा ये ले सकते हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें बॉन्ड इशू करके पैसा ले सकते हैं, पर बॉन्ड मार्केट हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं है। तो इससे क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम पे इंफ्रा लोन्स के लिए काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोन है वो लंबे समय के लिए होते हैं तो बैंकों में लिक्विडिटी मिसमैच की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है जो 15 साल के लिए आपके पास पड़ा, पीपीएफ में जो पैसा डाला, या पेंशन फंड का पैसा है, इसको भी यूज किया जा सकता है क्योंकि इनका जो पेमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म में करना होता है। ठीक है। आरबीआई ने बैंकों को पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए अलाउ किया है क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनीज हैं उनकी रेटिंग बढ़ जाती है। बैंक्स कैन प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट टू बॉन्ड इशूड बाई कॉर्पोरेट और स्पेशल पर्पज व्हीकल टू एनहांसिंग क्रेडिट रेटिंग। अब देखिए बैंकों से अगर इनको फाइनेंस मिल गया
बैंकों ने क्रेडिट एनहेंसमेंट दे दिया, पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट दे दिया, तो इनको रेटिंग बढ़ाने में अपनी मदद मिलती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन फंडेड इर्रेवोकेबल कंटिजेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। इर्रेवोकेबल कंटिजेंट लाइन ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओके एग्रीगेट पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम फॉर बॉन्ड इशू मैक्सिमम 50% ऑफ द इशू साइज। देखिए कंडीशन है, इशू साइज का 50% ही पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट हो सकता है। इंडिविजुअल बैंक की लिमिट है 20%। और बैलेंस शीट में ये जो एक्सपोजर आएगा वो कंटिजेंट लायबिलिटी की फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है, ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक कैन प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट टू बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट और स्पेशल पर्पज व्हीकल टू एनहेंस क्रेडिट रेटिंग। यानी कि भारत में चूंकि बॉन्ड मार्केट बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है, इसलिए बैंकें जो है इसको फाइनेंस कर सकती हैं पार्शियल क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। बैंक कैन प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट टू बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट टू एनहेंस क्रेडिट रेटिंग। इससे कॉर्पोरेट को फायदा क्या होता है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक चौथा मेथड हो गया पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट का। अब हम बात करेंगे पांचवें मेथड पे। पांचवा क्या है, पांचवा जो इनको फैसिलिटी अलग से मिल रही है वो है फाइनेंस फॉर कॉस्ट ओवररन। कॉस्ट ओवररन का मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट को पैसा दिया है उससे ज़्यादा पैसा लग गया। ओवररन का, कॉस्ट ओवररन का मतलब क्या है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और माना इसमें 1100 करोड़ रुपए लग गए। अब 100 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे, पहले ही इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इतने बड़े फाइनेंस होते हैं तो उनमें पहले से इशू रहते हैं। तो देखिए कॉस्ट ओवररन में क्या होता है, ये स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी है। ठीक है, और ये सैंक्शन की जाती है एट द टाइम ऑफ इनिशियल फाइनेंशियल क्लोजर। जब हम शुरू में ही प्रपोजल बनाते हैं तभी प्रोविजन लेके चलते हैं 10% कॉस्ट ओवररन का। 10% ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट का हम कॉस्ट ओवररन लेके चलते हैं। परंतु इसका डिसबर्समेंट कब होता है, इसका डिसबर्समेंट तब होता है जब एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, जिसको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल DOCC जब एक्सटेंड होगा, DOCC का अगर एक्सटेंशन होता है तो उस केस में कॉस्ट ओवररन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये सैंक्शन फैसिलिटी है, इसको डिसबर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर 1000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट है और टाइम से वो उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो रहा है तो कॉस्ट ओवररन का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु अगर ये 3 महीने या 6 महीने या 1 साल डिले हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम 10% का हम प्रोविजन पहले ही करके चलते हैं। ये फैसिलिटी जब लोन सैंक्शन किया जाता है, इनिशियल फाइनेंशियल क्लोजर जब करते हैं उसी टाइम में 10% कॉस्ट ओवररन का फीचर लेके चलते हैं। परंतु डिसबर्समेंट तभी होगा जब DOCC एक्सटेंड होगा, अदरवाइज इसका डिसबर्समेंट नहीं होगा। मैक्सिमम 10% कॉस्ट ओवररन अलाउ है। ठीक है, अगर ये 1100 की जगह 1150 करोड़ हो जाएगा तो बैंक 10% ही देगा, बाकी 50 करोड़ का प्रोविजन जो है प्रमोटर्स को करना होगा। तो ये 5 तरीके थे जिन पे हमने बात की। एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो हम देते हैं, कौन कौन से 5 तरीके थे, देखिए शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखिए ये टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेकआउट फाइनेंसिंग, फिर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, प्रमोटर्स की इक्विटी को फाइनेंस करना, पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट बॉन्ड के लिए, और फाइनेंशियल कॉस्ट ओवररन। ये भी एक तरीके हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम में लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अप्रेजल के बारे में। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इनका अप्रेजल किस तरह से होगा। देखिए अप्रेजल में हम देखेंगे in respect of financing of infrastructure project undertaken by government owned entities, bank or financial institutions should undertake due diligence on the viability of the project। चूँकि लंबे समय के प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें ड्यू डिलीजेंस करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं। सबसे पहली ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट वाइबल होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट में इतना सारा पैसा लगा हुआ है, इतना लंबा समय लगा हुआ है, उन प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी पे पहले काम करना होगा। सबसे पहला काम ये है। इसके बाद बैंक should ensure that the individual component of financing and returns of the project are well defined and assessed। भाई इसमें कितना फाइनेंस लगेगा, उसका रिटर्न कैसे आएगा, ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। प्रॉपरली असेसमेंट इसका करना चाहिए बैंकों को, उसके बाद ही फाइनेंस करें। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई गारंटी दी है तो उसको किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाना चाहिए सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट, यानी क्रेडिट अप्रेजल जैसे होना है वैसे ही करना है आपको। अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो वो उसको एक्स्ट्रा गारंटी मान के चलें, क्रेडिट अप्रेजल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आगे देखिए, सच अप्रेजल रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेड अरेंजमेंट विद द आरबीआई और एनी बैंक फॉर रेगुलर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और पीरियोडिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सर्विसिंग द लोन्स और बॉन्ड। लोन का पैसा या बॉन्ड का पैसा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आ जाएगा या कोई और अरेंजमेंट से आ जाएगा, उससे आपको अप्रेजल को डाइल्यूट नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? अप्रेजल में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट आप देखें कि प्रोजेक्ट वाइबल होना चाहिए, उसका ड्यू डिलीजेंस करना है। इसके अलावा फाइनेंसिंग कैसे होगी, उसका रिटर्न कैसे आएगा, ये प्रपोजल में वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल एसेस्ड होना चाहिए। तीसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको प्रपोजल का सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट अप्रेजल करना है। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो उसको एक्स्ट्रा लेके चलें। चौथी बात, अगर कोई भी आपको कमिटमेंट मिल रहा है कि इसका एश्योर्ड पेमेंट आ जाएगा या आरबीआई से इसका अरेंजमेंट है या रेगुलर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, पीरियोडिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उससे आपका जो अप्रेजल है वो किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर ऑफन फाइनेंस थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल। फाइनेंसिंग ऑफ दीज प्रोजेक्ट वुड देयरफॉर कॉल फॉर स्पेशल अप्रेजल स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लेंडिंग एजेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप समझें स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है। देखिए, माना कोई इंफ्रा कंपनी है, इसको एक प्रोजेक्ट मिला है 100 करोड़ का, जो इनको एक रोड प्रोजेक्ट बनाना है ए से बी तक लेके। तो इन्होंने क्या किया, ये 100 करोड़ के लिए एक अलग से कंपनी बना दी जिसको हम स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलेंगे। ठीक है। अब ये सारा फाइनेंस जो है इस स्पेशल पर्पज व्हीकल को होगा। यहाँ पे बैंकों की रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि इसकी एसेट लायबिलिटी अलग होंगी, इसका सारा सिस्टम अलग होता है। मैंने स्पेशल पर्पज व्हीकल पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको आप देख लें। यहाँ पूरे फीचर्स दिए हुए हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल में। क्या होता है, यहाँ बैंकों की रिस्क बढ़ जाती है अगर एसपीवी को आप फाइनेंस कर रहे हैं तो। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि दीज प्रोजेक्ट वुड देयरफॉर कॉल फॉर स्पेशल अप्रेजल स्किल। इसके लिए खास स्किल की जरूरत है। एक नॉर्मल क्रेडिट ऑफिसर जो है वो स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए अगर लोन हम अप्रेज कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएगा। इनके लिए स्पेशलाइज ऑफिसर्स की जरूरत होती है। तो बैंकों को ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑफिसर्स को ना देके ये काम स्पेशलाइज ऑफिसर्स को दें, जो इसकी रिस्क को समझ सकें और रिस्क को मिटिगेट कर सकें। ओके। अगला पॉइंट लेंगे हम। अगला पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट रिस्क, इवेल्यूशन ऑफ रिस्क मिटिगेशन। मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था, थ्रू अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इवेल्यूशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज entities and their ability to fulfill contractual obligation will be an integral part of the appraisal exercise। देखिए, इसमें प्रोजेक्ट में जो रिस्क है उसको एसेस करना प्रॉपरली, उस रिस्क का मिटिगेशन देखना थ्रू अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस को भी इवेल्युएट करना ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग एंटिटी, जो भी एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, एंड देयर एबिलिटी टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है क्या उसको फुलफिल कर पाएंगे, ये भी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपका अप्रेजल एक्सरसाइज का। जैसा आप समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है। स्पेशलाइज ऑफिसर होते हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनको पता है इनमें रिस्क क्या है, रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, कैसे क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, कैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सब इंटीग्रल पार्ट बनाते हुए ही उसका अप्रेजल करना है जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके। In this connection, bank or financial institution may consider constituting special screening committee और special cells। जैसे हम शुरू में ही कह रहे थे, इसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी और स्पेशल सेल बनाई जानी चाहिए जो स्पेशली खास तौर पे इन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी भी ऐसा होना चाहिए जो इन सारे प्रोजेक्ट को समझती हो। ठीक है। फॉर अप्रेजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स एंड मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए, माना 15 साल में कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, 10 साल में या 5 साल में कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो उसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो चेक करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए स्पेशल सेल्स होनी चाहिए, स्पेशलाइज ऑफिसर होने चाहिए और उनके लिए अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए जो ये पता कर सके कि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल हो रहा है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस हो रही है, वो इन लाइन विद द टर्म्स एंड कंडीशन हो रही है। ये अपने को ध्यान रखना है। ओके।
देखिए अक्सर कर ऐसे जो लोन होते हैं, इंफ्रा जो लोन होते हैं, वो कंसोर्शियम में या सिंडिकेशन में फाइनेंस किए जाते हैं। आप कभी भी देखेंगे ऑफन साइज ऑफ द फंडिंग रिक्वायरमेंट विल नेसेसिटेट जॉइंट फाइनेंसिंग बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंसिंग बाय मोर देन वन बैंक अंडर कंसोर्शियम या सिंडिकेशन। कंसोर्शियम और सिंडिकेशन में क्या फ़र्क है, मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। अरेंजमेंट इन सच केसेस participating bank or financial institution may, for the purpose of their own assessment, refer to the appraisal report prepared by the lead bank or financial institution or have the project appraisal jointly। देखिए जब हम कंसोर्शियम फाइनेंस करेंगे तो उसमें एक लीड बैंक होगा। लीड बैंक वो बैंक होता है जिसको एक्सपर्टाइज है कंसोर्शियम फाइनेंस करने में। तो दूसरे बैंकों को जो अपना अप्रेजल तैयार करना है वो लीड बैंक का अप्रेजल लेके उसके बेसिस पे तैयार कर सकते हैं और अपने बोर्ड से उसका अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी क्योंकि लीड बैंक में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप जानते हैं ना कंसोर्शियम में जब भी हम फाइनेंस करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक सिंगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके लिए लॉ फर्म जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। लॉ फर्म्स इनका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार करती हैं। जितने भी मेंबर बैंक हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है। उस सॉफ्ट कॉपी को मेंबर बैंक चेक करते हैं कि उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन डाली हैं वो उसमें इंक्लूड हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो उनको इंक्लूड किया जाता है और उसमें उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखें जब किसी भी कंसोर्शियम में डॉक्यूमेंटेशन होगा तो एक सेट ही डॉक्यूमेंटेशन का बनता है और ओरिजिनल सेट रहता है लीड बैंक के पास में। बाकी जितने भी मेंबर बैंक हैं उनको उसका जीरोक्स सर्टिफाइड जीरोक्स कॉपी भेजी जाती है। तो इस तरह इसका ये पूरा सिस्टम चलता है। तो ये बात हो गई हमारी टोटल अप्रेजल के बारे में कि अप्रेजल किस तरह से करना चाहिए। स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी बनानी चाहिए, स्पेशल सेल बनानी चाहिए। जनरली कंसोर्शियम में होते हैं, कंसोर्शियम में भी स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू होते हैं। तो एसपीवी में क्या क्या कंडीशंस रखनी है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एसपीवी का मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से एसपीवी को समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट क्यों दी हुई है कि ग्रुप को 40% ही एक्सपोजर देना है मैक्सिमम, या इंडिविजुअल को 15% ही देना है। 40 में 10% एडिशनल हो सकता है, यानी 50 से ज़्यादा नहीं जाना है। और इंडिविजुअल में 15 की जगह 20% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ये है एनहेंसमेंट ऑफ एक्सपोजर टू द बोरोवर अप टू फर्दर 5% ऑफ कैपिटल फंड भी अलाउ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बैंक कंसंट्रेशन रिस्क से कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करना चाहती है। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब यह है अगर एक ही सेक्टर में या एक ही ग्रुप को आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, समझिए आपके पास 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है, इसमें से आपने 800 करोड़ रुपया एक पर्टिकुलर सेक्टर को दे दिया, माना पावर सेक्टर को दे दिया। अब पावर सेक्टर में किसी भी वजह से कोई इशू खड़ा हो गया तो ये पूरा पैसा आपका स्टेक पे आ जाएगा, और स्टेक पे आ जाएगा तो ये बैंक डूबने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए ये कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने हैं। आप जानते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है कि एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो कुछ पैसा आप इक्विटी में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाइए, कुछ सेविंग्स में डालिए, कुछ एफडी में रख के रखिए, ताकि आपको इमरजेंसी के समय पे इक्विटी को नहीं बेचना पड़े, या इमरजेंसी के टाइम में म्यूचुअल फंड को आपको उसका पेमेंट नहीं लेना पड़े। तो ये रिस्क कहलाती है आपकी कंसंट्रेशन रिस्क। तो हर सेक्टर में एक्सपोजर दिया हुआ है आरबीआई ने, उस एक्सपोजर को आपको क्रॉस नहीं करना है। ओके, इसके बाद बात हम करेंगे रिस्क वेट की। रिस्क वेट देखिए यहाँ 5% का एक्स्ट्रा एक्सपोजर है, वो मैंने बात कर ली। असाइनमेंट ऑफ रिस्क वेट फॉर कैपिटल एडिकेसी पर्पज। Banks are required to guided by the prudential guideline on capital adequacy and market discipline. Implementation of new capital adequacy framework। देखिए कैपिटल एडिकेसी के फ्रेमवर्क जो है बासल नॉर्म्स हैं वो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से कैपिटल एडिकेसी और मार्केट डिसिप्लिन, कैपिटल एडिकेसी और मार्केट डिसिप्लिन, ये दोनों की लिमिट जो है वो कैपिटल एडिकेसी फ्रेमवर्क के अनुसार ही इनकी लिमिट्स को एक्सटेंड करना है ना, एज एमेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द मैटर ऑफ कैपिटल एडिकेसी। कैपिटल एडिकेसी के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपको मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल एडिकेसी में जो लिमिट्स हैं उनको एक्सटेंड करना है। ओके, अब लास्ट में आते हैं हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या कहता है? देखिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि बैंकों में लिक्विडिटी मिसमैच से बचना होगा। क्योंकि आप देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनका टाइम है 10 साल, 20 साल, 30 साल और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब अगर आपने 30 साल के लिए फंडिंग कर दी और आपके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो पैसा आता है वो आता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए,
तो आपको लिक्विडिटी का मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लीड टू एसेट लाइबिलिटी मिसमैचेज, particularly when such financing is not in conformity with the maturity profile of bank liability। बैंक की लाइबिलिटी के मैच्योरिटी से अगर ये मैच नहीं करता है तो और दिक्कत है। बैंक वुड देयरफॉर नीड टू एक्सरसाइज ड्यू विजिल on their asset liability position to ensure that they do not run into liquidity mismatch on account of lending to such project। ऐसा नहीं इन प्रोजेक्ट को पैसा दे दिया और बाद में डिपॉजिटर्स का पैसा पे करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। तो बैंकों को एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। और लास्ट हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पे। बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल, अप्रूवल प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू बी फॉलोड। देखिए, बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल अप्रूवल प्रोसीजर, अप्रूवल प्रोसीजर का मतलब क्या है? अगर बोर्ड की पॉलिसी बनी हुई है कि ऐसे प्रोजेक्ट को 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको फाइनल इसका या तो सैंक्शन देना है या रिजेक्शन देना है या जो भी इश्यूज हैं उसको क्लियर करना है, तो लंबे समय तक किसी भी प्रपोजल को अटका के नहीं रखना है। इसके अलावा उसका मॉनिटर प्रॉपरली, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली करनी है ताकि लिक्विडिटी मिसमैच की, देखिए आप कॉस्ट ओवररन भी 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर उसकी ज़रूरत 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, तो आपने जितना भी फाइनेंस किया है वो परेशानी में आ जाएगा। इसलिए आपको जो बोर्ड का अप्रूवल प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, समय से या तो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है, उसको अननेसेसरी लंबे समय तक अटका के ना रखें। और दूसरा उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है उसको प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली मॉनिटर करना है ताकि लिक्विडिटी मिसमैच की पोजीशन आपके सामने खड़ी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी कंप्लीट यूनिट हो गई। सेकंड पार्ट है हमारा जो हमने कवर किया है। इसमें हमने बात की, चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। इसमें हमने बात की है कि इंफ्रा जो प्रोजेक्ट लोन है उसमें खासतौर पे इंफ्रा प्रोजेक्ट पे बात की है। इंफ्रा प्रोजेक्ट में अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ बताया कि इनका गेस्टेशन पीरियड बड़ा होता है, पेबैक पीरियड लंबा होता है, डेट इक्विटी हाई होता है। अब यहाँ अलग अलग तरह की फाइनेंसिंग, ये 5 प्रोसीजर हैं जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग मिलती है। इन पे हमने डिटेल में चर्चा की। और उसके बाद हमने बात की अप्रेजल के बारे में कि किस तरह से अप्रेजल करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के बारे में बात की कि कितना बैंक एक्सपोजर ले सकते हैं ग्रुप में या सिंगल में। और उसके बाद बात की हमने ALM के बारे में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। और लास्ट में हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के बारे में। अब देखिए, ये आपकी मैकमिलन की बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ए डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सबसे पहला क्वेश्चन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज इशूड बाय बैंक फॉर इट्स क्लाइंट। DPG क्यों इशू करते हैं? सेल ऑफ गुड्स के लिए नहीं, परचेज ऑफ गुड्स के लिए नहीं, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए नहीं, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। माना मुझे एक मशीनरी खरीदनी है फॉरेन कंट्री से 5 करोड़ रुपए की, तो इसके लिए मुझे डेफर्ड पेमेंट गारंटी की जरूरत लग सकती है। तो परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें से गलत कौन सा है। ये कह रहे हैं फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इट हैज लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, ये तो सही है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर लेंडर एज हिज फंड्स गेट एश्योर्ड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टाइम, नहीं, रिस्क तो कभी कम होगी नहीं। द डेट इक्विटी रेशियो इज नॉर्मली हाई फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज यूजुअली लॉन्ग, ये तीनों सही है। तो यहाँ नॉट ट्रू में आ जाएगा आपका बी, इट रिड्यूसेड द रिस्क फॉर द लेंडर। लेंडर की रिस्क तो कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकती, उसकी रिस्क तो हमेशा बनी रहती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी नॉट ट्रू आंसर। अब आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बाई एन एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज को फिक्स एसेट चाहिए तो कहाँ से पैसा नहीं मिलेगा उसको, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड। क्रेडिट बाई सप्लायर ऑफ क्रेडिट, इंटरनल एक्रूवल, डिवेंचर और डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक अरेंजमेंट है, यहाँ से पैसा नहीं मिलता है। डिवेंचर से पैसा ले सकते हैं, इंटरनल एक्रूवल यानी जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बचा के रख सकते हैं, और सप्लायर्स से भी क्रेडिट ले सकते हैं, ये इनसे सोर्स ऑफ फंड आ जाएगा आपको। DPG सोर्स ऑफ फंड नहीं है। पहली बात तो डेफर्ड पेमेंट गारंटी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो ये सोर्स ऑफ फंड हो ही नहीं सकता आपका। ओके, तो आंसर आ गया आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशो इंडिकेटिव ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी। रीपेइंग कैपेसिटी किसी बोरोवर की कैसे तय करते हैं? DSCR से। क्विक रेशो नहीं, TOL अपन TNW नहीं, और डेट इक्विटी रेशो नहीं, DSCR से हम पता करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस
इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, ये फॉर्मूला है हमारा DSCR का। तो DSCR से हम रीपेइंग कैपेसिटी निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्म लोन बाय द बैंक। टर्म लोन के बारे में क्या गलत है इसमें से? देखिए, टर्म लोन के बारे में क्या गलत है। एसेट लायबिलिटी मैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन टर्म फाइनेंसिंग, बिल्कुल ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेमेंट विद इन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी, ये भी ठीक है। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन कैन बी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये भी सही है। करंट रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन अप्रेजल ऑफ टर्म लोन, नहीं, ये DSCR अगर होता तो सही होता। करंट रेशो से कोई खास कंसर्न नहीं है इसमें। हम जब टर्म लोन करते हैं तो वहाँ पे DSCR को कंसीडर करते हैं, ना कि करंट रेशो को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। प्रोजेक्ट लोन कैन बी गिवन बाय द बैंक टू, किसको दे सकते हो? कॉर्पोरेट को, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, ओनली कॉर्पोरेट पार्टनरशिप सोसाइटी, एनी बिजनेस एंटिटी। प्रोजेक्ट लोन तो किसी को भी जहाँ जरूरत है वहाँ दे सकते हैं ना, तो एनी बिजनेस एंटिटी आ जाएगा। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कॉर्पोरेट्स को ही देना है, ये किसी को भी दिया जा सकता है जिसको ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में क्या गलत है? बैंक आर अलाउड टू फंड प्रोमोटर्स इक्विटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सही है। एक्सपोजर नॉर्म्स आर रिलैक्स बाई RBI, ये भी सही है। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हैज बीन परमिटेड बाई RBI कर ही नहीं सकती ऐसा। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगा तो बैंक बंद हो जाएगा। IDFC प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक, ये भी सही है। तो C इसमें गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत फास्ट नहीं है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है? प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में। एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कैरीड आउट, बिल्कुल करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमोटर फॉर्म ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, ठीक है। प्रोमोटर्स बैकग्राउंड इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रेजल, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रेजल, बिल्कुल ठीक है ये भी। कैपेसिटी ऑफ प्रोमोटर टू अरेंज ऑफ एडिशनल फंड इन केस ऑफ कंटिजेंसी फॉर्म ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। देखिए, ये इकोनॉमिक अप्रेजल का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है मैनेजरियल अप्रेजल का। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये इकोनॉमिक अप्रेजल का पार्ट नहीं है। प्रोमोटर की ये कैपेसिटी हम देखते हैं कि अगर एडिशनल फंड की ज़रूरत है तो क्या कंटिजेंसी के केस में वो अरेंज कर सकते हैं। ये मैनेजरियल पार्ट है, ना कि इकोनॉमिक पार्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर है, इसमें से गलत कौन सा है? इसमें से गलत है आपका D, कैपेसिटी ऑफ प्रोमोटर टू अरेंज फॉर एडिशनल फंड इन केस ऑफ कंटिजेंसी फॉर्म ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, नॉट इकोनॉमिक अप्रेजल, इट मेक्स ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट 29 का सेकेंड पार्ट कवर हो गया है। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि टर्म लोन से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस जो मैकमिलन की बुक में दी हुई हैं आपको इस वीडियो से और पिछले वीडियो से जो हमने 29(1) बनाया है उनसे क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।